नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रेटी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुविंजर स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन सीरीज में आज 18/8/2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x² + 2x + 9 बराबर x - 2 इंटू x - 3 तो परिणामी समीकरण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे। इसका x² + 2x + 9 बराबर x - 2 x - 3 का गुणा करेंगे तो x² - 3x - 2x प्लस का 6। अब x² से x² कट जाएगा। हमारे यहाँ माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5x हो जाएगा, ये प्लस का 6। इधर क्या हो जाएगा 2x + 9। अब 3x 5x को इधर लाएंगे और 9 को उधर ले जाएंगे तो 7x बराबर माइनस का 3 आएगा। x बराबर माइनस का 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ तो पहला ही ऑप्शन हो गया कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण की कंडीशन क्या होती है कि कोई ना कोई एक x² रहेगा। जैसे द्विघात का जनरल फार्मूला क्या होता है कि ax² + bx + c बराबर 0। तो द्विघात समीकरण तभी होगा जब ये समीकरण को फॉलो करेगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। p और q की आयु का योग q और r की आयु के योग से 15 अधिक है। क्या कह रहा है, p और q का आयु का योग बराबर q + r की आयु के योग से 15 अधिक है। अगला क्या है, r की आयु p से कितने वर्ष कम है। तो हमें निकालना क्या, r की आयु निकालनी है। तो यहाँ q को हम q से q कट जाएगा और r को इधर लाएंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा p - 15। तो हमें यही ज्ञात करना था कि r की आयु p से कितने वर्ष कम है। तो r की आयु p से 15 वर्ष कम है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि sec 4a बराबर cos 3a - 50 है, जहां 4a और 3a न्यून कोण है, तो a + 75 का मान याद कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ sec 4a को cos में चेंज कर देंगे। तो हमारा सूत्र क्या होता है कि cos 90 - थीटा बराबर sec थीटा। ठीक, तो अब हम sec 4a को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस का 4a बराबर में क्या हो जाएगा cos 3a - 50। ठीक, अब cos से cos कट जाएगा, इधर आएगा 90 - 4a बराबर 3a - 50। तो अब 4a को हम उधर ले जाएंगे तो 4a + 3a और 50 को इधर आएगा 9 × 5 = 140 हो जाएगा। ये 4a + 3a बराबर 7a। तो 7a बराबर 140 आ गया। तो a बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 20। तो हमें ज्ञात क्या करना है, a + 75। तो a बराबर 20 दिया है, 20 + 75 बराबर 95, जो कि हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समबाहु के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो हमारा क्या भुजाओं की संख्या का फार्मूला होता है n बराबर 360 बटे बाह्य कोण। ठीक, और बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, तो बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर 180 होता है। तो हमारा अंतःकोण कितना है 135 है। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर 180 - 135
हो जाएगा 45 रन। अब ए बराबर हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 360 बटे में 45। तो 45 से काटेंगे तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 5 × 8 = 40। तो एन बराबर 8 आ जाएगा, जो कि हमारा सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? तो क्या कह रहा है, प्लस और माइनस को बदल देते हैं। तो 8 माइनस के स्थान पे प्लस, 13 और प्लस के स्थान पे माइनस, 18 और भाग के स्थान पे गुणा, 9 और गुणे के स्थान पे भागा, भागे 3। तो सबसे बॉड मूव्स रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम भाग को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ 3 से 9 कटेगा तो 3 आएगा। अब 8 प्लस में 13 माइनस 18 गुणे 3, उसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं। 8 + 13 माइनस 18 × 54, तो 13 8 21, 21 54 में से गया तो माइनस का 33 आंसर आ जाए, जो कि सी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.474747 को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 4747 का पुनरावृत्त हो रहा है, तो हम इसको 0.47 के ऊपर बार लिख सकते हैं ना। तो अब बार कैसे हटाते हैं? बार को हटाने के लिए हम दशमलव हटाएंगे और बार हटाएंगे, तो जितने अंकों के बाद के ऊपर बार है उतने अंक के वहाँ नीचे 9 लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 47/99, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी बराबर x + 3, बी सी बराबर 2x और ए सी बराबर 4x - 5 है, तो x के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित होगा? तो अगर मान लो कोई ए सी है, कोई रेखा ए और सी, अब बी कह रहा है बी इस पे है, तो बी किस x के किस मान के लिए रहेगा? तो अब हमारा क्या है, ए बी दिया है कितना x + 3, अब बी सी दिया है 2x, अब पूरा का मान कितना दिया है, ए सी बराबर 4x - 5। तो हम निकाल लेंगे, तो 4x - 5 बराबर हो जाएगा x - 3 + 2x। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 2x बराबर 3x, 3x इधर आएगा तो -4x का माइनस का 3x बराबर माइनस का 3, अब 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 के लिए हमारा b जो है AC पर स्थित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पे बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता। यह सभी 40 लैपटॉप को क्रय मूल्य बराबर है, तो एक का 100 मान लिया, एक का 100 है, तो 40 का कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, मतलब अगर 25 लैपटॉप, एक का क्या है 100 है, तो 25 का हो जाएगा 2500। अब वो 12% के लाभ पे बेचता है, तो 12% क्या हो जाएगा 12/100, तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 36, 300। अगर 25 लैपटॉप उसने 12% पे बेचा तो उसको 300 का प्रॉफिट हो। और दूसरा क्या कह रहा है, 15 लैपटॉप, मतलब एक का 100 है तो 15 का 1500, 15 लैपटॉप 20% पे, 20/100। तो अब इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, ये भी 300 आ जाएगा। 300 यहाँ, 300 यहाँ। अगर वो 40 लैपटॉप इस तरह बेचता तो उसको 600 का प्रॉफिट होता। बट अगर वो क्या कह रहा है, 40 लैपटॉप 18% के लाभ बेचे होता, तो अगर 40 का प्राइस कितना होगा, 4,000 हो जाएगा। अब उसको 18% प्रॉफिट में बेचेगा जैसे लाभ पे, तो 18 × 72, 720 का प्रॉफिट होता। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30,000 का अंतर आता, बट यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 600
यहाँ 120 का अंतर आ रहा है। ठीक, तो 120 बराबर कितना दिया है 30,000। तो 1 बराबर 30,000 बटे 120। तो हम 100 की हमने एक लैपटॉप का कितना माना 100 रुपया माना, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 बराबर 30,000 गुणे में 100 बटे में 120। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 0। तो लैपटॉप की कीमत कितना आ गई 25,000 आ गया हमारा, जो कि हमारा डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकन चार्ट एक कंपनी द्वारा इसकी ABCDE और F नामक 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक है। तो सभी 6 शाखाओं को पहले औसत बिक्री निकाल लेंगे। तो पहले औसत बिक्री निकालेंगे कैसे, 6 को जोड़ देंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F बटे में कितना 6 है, 6 कर देंगे। तो A कितना है 850 प्लस 725 प्लस 650 प्लस 555 प्लस 700 प्लस 410। तो ये जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा 3890 बटे में 6 बराबर हो जाएगा 648.33। तो औसत हमारे कितना आ गया 648.33। तो हमें आंसर क्या देना है, कितनी शाखाओं में हुई बिक्री औसत से अधिक है। तो हमारा क्या है, एक 700 है, दूसरा 650 है, तीसरा 725 है और चौथा 850। मतलब 4 शाखाओं में ऐसा है जो औसत से ज़्यादा बिक्री हुई है। तो हमारा 4 आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो 12 में जोड़ने के प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी ना, तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे अगर हम इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं, हम कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ इसका 2 का जोड़ा बना लेते हैं, तो अब हम 3 से भागा करेंगे तो 3 त्रिका 9, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 12 ऊपर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 6 आएगा। अब अगर हम 4 बार करेंगे तो हमारा हम 5 बार करते हैं, 5 में 25 और 6 पंचे 30, 2 32। तो अब इसमें कितने की कमी है, इसमें अगर हमारा 13 जोड़ जाते हैं तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता कि नहीं 35 का। तो हम इसमें 12 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो हमारा 12 25 हो जाएगा, जो कि हमारा 35 का पूर्ण वर्ग है। तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक पर 1.23 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 15 में 15 एक समान वस्तु खरीदता, मतलब एक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। अब वो सेलिंग प्राइस कितना है उसका 1.23, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा 0.23। तो प्रॉफिट को परसेंटेज में निकाल लेंगे, तो किस पे निकालेंगे, कास्ट प्राइस 1 रुपया है गुणे 100 बराबर 23%, जो कि हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 56 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 496 है तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम यहाँ सीधा फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ठीक, तो a प्लस बी बराबर कितना दिया है 56 का स्क्वायर और a माइनस बी का
होल स्क्वायर का 496 प्लस का 4ab। ठीक, अब 56 का वर्ग कितना होता है? 31 36 बराबर 496 प्लस का 4ab। ठीक, अब 4ab बराबर हो जाएगा 31 36 माइनस 496 बराबर, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2640। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा? फिर 4 से उधर डिवाइड करें, 2640 भागा में 4, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो 660 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप के अनुसार 65 मीटर और 63 मीटर है। उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना क्या? परिमाप। और एक विकर्ण दिया है 65 और भुजा दी है 63, तो हम आयताकार भूखंड बना लेते हैं। तो ये विकर्ण दिया हुआ है हमारा 65 और भुजा दी है 63, तो हम इसको ट्रिपलेट से हम ये वाली भुजा निकाल लेंगे। तो अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ कर्ण क्या है? हमारा 65 का स्क्वायर और लंब हमारा निकालना है और आधार 63 का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे 16 आ जाएगा, जो कि ट्रिपलेट आपको याद है, हम किसी वीडियो में आप लोग को बता देंगे ये कैसे याद करना है। ठीक, तो अब आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करिए। तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या आ जाएगा? 2 इंटू यल प्लस बी बराबर 2 यल कितना हुआ? 16 प्लस में 63, यह आ जाए 2 गुणे 6 3 9 1 7 69 बराबर 9 दूनी 18 7 1 15 158 आ जाएगा, जो कि हमारा सी सही है, डी सही है, सॉरी डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगा? तो 38 मीटर की भुजा है, तो वर्गाकार मैदान है, तो टोटल कितना परिमाप हो जाएगा उसका? 38 गुणे 4, क्योंकि परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ये होता है, तो 38 गुणे 4 उसका परिमाप हो जाएगा, क्योंकि वो एक पूरा चक्कर की बात कर रहा है। 4 8 32, 4 3 12 3 15, तो वो 152 मीटर दूरी तय करेगा। और चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको सबसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। तो ये हो जाएगा, हम इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 6 त्रिक 18 आ जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 152 बटे में चाल 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 दूनी 6 5 ते 15 456/5, तो 5 9 45 5 1 5 5 दूनी 10 91.2 सेकंड आ जाएगा आंसर, जो कि हमारा ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,2 2,3 और 3,1 हैं। तो कोई त्रिभुज है मान लेते हैं हम, जिसकी ए बी सी। तो ए कितना दिया है? 0,2, बी 2,3 और सी 3,1। तो अब शीर्ष दिया हुआ, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब हम x1 x2 और y1 y2 इस सबका मान यहाँ रखेंगे, तो 1/2 x1 हमारा 0 है, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। y2 कितना है?
अब ये x1 y1 है, x2 y2 और x3 y3 है। तो 0 y2 कितना है 3 है, माइनस में y3 कितना है 1 है, प्लस x2 2 और y3 1 y1 2 प्लस x3 3 और y1 2 y2 3। ठीक, अब हो जाएगा 1/2, ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 1 आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ भी माइनस का 1 आएगा तो ये 3 से गुणा होगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2 और ये 2.5। आप सोच रहे होंगे माइनस है, तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता, इसलिए 2.5 मीटर स्क्वायर आएगा वर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3x माइनस 2y बराबर 10 और xy बराबर 11 है तो 2x³ माइनस 8y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो 3x माइनस 2y इसका हम क्यूब कर देंगे, 3x माइनस 2y का होल क्यूब, तो यहाँ 10 का भी होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 x³ माइनस 8y³ माइनस 3 इंटू 3x गुणे 2y ब्रैकेट में 3x माइनस 2y बराबर 10 की पावर 3। ठीक, अब निकालना क्या है, 27x³ माइनस 8y³ निकालना है। 3 त्रिका 9 दूनी 18 और xy का मान कितना दिया है 11 और 3x माइनस 2y 10 और यहाँ हो जाएगा 1000। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको हम उस साइड ले जाएंगे। 27x³ माइनस 8y³ बराबर 1000 प्लस 11 8 88 11 11 1980 बराबर 2980 आ जाएगा, जो कि हमारा डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे 87,220 का लाभ कमाते हैं। लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो जो रेशियो निवेश में होता है, जो रेशियो निवेश में होता है वही रेशियो लाभ में होता है। अगर समय बराबर है तो हमारा निवेश में रेशियो कितना 4200 अनुपाते 5600, ए अनुपाते बी। तो ये आ जाएगा 3 का 3 0 कट जाएगा, 7 6 42 7 8 56 6 अनुपाते 8, फिर से काटेंगे तो 3 अनुपाते 4। तो ये हमारा निवेश का रेशियो, यही रेशियो हमारा लाभ का भी होगा। तो अब क्या कह रहा है 87,220 रुपये का लाभ कमाते, मतलब कि 4 + 3 बराबर 7 टोटल लाभ है। तो टोटल लाभ लिखने एक्चुअल में कितना है 87,220 है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 7 से उधर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,460। ठीक, तो लाभ में बी का हिस्सा निकालना, बी का हिस्सा मतलब 4 की वैल्यू निकालना है। तो 1 बराबर 12,460, तो 4 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 12,460, तो 12 चौक 48 49,840 आ जाएगा, जो कि हमारा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक होता क्या है, किसी भी सीरीज में जो अंक सबसे ज़्यादा आया हुआ है वो हमारा बहुलक होता है। तो हम 23 पहले चेक कर लेते हैं। 23 2 बार आया हुआ है, ठीक, और 21 1 बार आया हुआ है, और 15 3 बार आया है, और 25 1 2 2 बार। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि हमारा 3 बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संख्या युग्म सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य की कंडीशन क्या होती है, सहअभाज्य वो संख्या होती है जिनका यस्यफ 1 होता है।
सहअवाच्य संख्या का हमेशा HCF एक ही आता है, जैसे 2, 3, तो इसका HCF हमेशा एक ही रहेगा। तो यहाँ हम देख लेंगे, तो 7 और 14 में 7 में इसका 7 है HCF, 12 और 18 में 6 हो जाएगा HCF, और 17 और 170 में 17 है, बट 34 और 35 में हमारा एक ही HCF है, तो हमारा 34 और 37 को प्राइम संख्या हो जाएगी, जो कि सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से तो 6 कम है। दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का मान, तो बड़ा कोण अगर x है, इसको हमने x मान लिया और छोटा y मान लिया, तो बड़े कोण का मान छोटे कोण का 3 गुने का 6 कम है। ठीक, ये दिया है कंडीशन हमारा। अब बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए, तो बड़ा कोण मतलब x निकालना है हमें। तो पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण जिनकी x + y = 90, पूरक कोण 90 अंश के बराबर होते हैं। तो अगर x + y 90 दिया है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस का x, तो x बराबर 3 × 90 - x - 6, x बराबर 9 × 3 = 27, 270 - 3x - 6। अब 3x को इधर लाएंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 264, तो x बराबर हो जाएगा 264 भागा में 4, 4 × 24, 4 × 24, 66 आ जाएगा, जो कि हमारा सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, क्या दिया है? x के 24%, 24/100 का 10% 240 के बराबर है। ठीक, तो x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 240 जो इधर भागे में उधर गुणा में हो जाएगा 100 × 100, और नीचे क्या आ जाएगा? 24 गुणे में 10, तो ये 240 से कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10,000 आएगा, जो कि हमारा बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगी? तो क्या 10% वार्षिक ब्याज दिया, मतलब 10% दिया है, तो 10% बराबर होता है 1/10, तो ये हो जाएगा 11/10। तो हम इसको कितनी बार मल्टीपल करें कि हमारा ये 1331 आ जाए? तो मतलब हम पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 1331 0/10,000। अब ये 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा क्या? 1331/1000। तो हम इसको इतनी बार गुणा करेंगे कि हमारी ये वैल्यू आ जाए। तो ये कितनी बार गुणा करने पाएगा? इसका जब क्यूब कर देंगे तब ये वैल्यू आएगी कि नहीं? 1331/1000। तो यहाँ बी आंसर सही है, जो कि 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप x और y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगता है। ठीक, अब पहले ये कंडीशन ले लेते हैं। x और y है कोई, ठीक, वो 21 घंटे में भर सकता है, दूसरा 24 घंटे में। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 21 = 7 × 21 और 8 × 24, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7 × 21 = 168। अब x की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 21 को भागे करेंगे 168 में तो हमारा 8 आ जाएगा, और y की कार्य क्षमता 7 हो जाएगी। मतलब अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 8 + 7 मतलब 1 घंटे में 15 लीटर पानी भर देंगे। टंकी की क्षमता कितनी है? 168। अगर वो 15 लीटर प्रति घंटा भरते हैं तो 15 5 5
3 पच्चे 15, 3 छः 18 बराबर 56/5। तो 11 सही 1/5 मतलब ये अगर 1/5 को हम मिनट में लिखेंगे तो 11 घंटे 12 मिनट में ये टंकी भर देता अगर ये रिसाव ना हुआ होता। लेकिन अगर रिसाव के कारण ये 48 मिनट ज़्यादा लगाता है, तो 48 मिनट ज़्यादा लगाता है मतलब टंकी भरेगी कितने में? 12 घंटे में। ठीक, अब टंकी को एक्चुअल में भरने में कितना समय लगा? 12 घंटे। अब 1 घंटे मतलब 1 घंटे या 60 मिनट में टंकी कितनी भर रही है? 15 लीटर। तो 1 मिनट में कितनी भरेगी? 15/60, 15 चौका मतलब 1/4 लीटर। तो 48 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/4 गुणे 48, 12 लीटर। ठीक, तो मतलब कि 48 मिनट जो अधिक संख्या समय लगा है उतने में कितना पानी? 12 लीटर ही तो पानी भरा गया। और टोटल समय कितना लग रहा है? 12 घंटा ही तो लग रहा है टोटल समय जो भरने में। तो मतलब जो टंकी का रिसाव कर रहा है एक्चुअल में वो उसकी कार्य क्षमता कितनी हुई? 1 हुई। ठीक, अगर उसकी कार्य क्षमता 1 है जो टंकी का रिसाव कर रहा है, तो टोटल टंकी का कार्य क्षमता मतलब टोटल टंकी की कितनी क्षमता है? 168। अगर हम सभी पाइप को बंद कर देते हैं तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी को कितने समय में पूरी खाली हो जाएगा? तो कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। तो 168 घंटे लगेंगे कि नहीं? तो जो कि हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6/x माइनस 2/x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में बदल लेंगे। ठीक, तो इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे का। तो एलसीएम क्या आएगा नीचे? x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक, और ऊपर क्या आ जाएगा? 6x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस का 2 x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस का 1 x इंटू एक्स माइनस 1। अब तो यहाँ हम गुणा करेंगे तो 6। अब देखो यहाँ पे बराबर 0 है, तो ये जो नीचे वाला एलसीएम लिया है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा आएगा क्या? 6। ये गुणा करेंगे तो x² माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2। और यहाँ क्या आएगा? 2x² प्लस का 4x। और यहाँ x² प्लस का x बराबर 0। ठीक, अब ये माइनस का 2x माइनस का x² माइनस का 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x प्लस x 5x बराबर में 0। ठीक, अब ये 6x² माइनस x माइनस 2x प्लस माइनस का 3x माइनस का 18x और 6 दूनी 12। अब ये माइनस का 3x 6x यहाँ 3x² माइनस का 18 प्लस का 5 तो 13x प्लस 12 बराबर 0। अब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12 × 36 तो 9 चौक 36 होता है। 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। तो 3 यहाँ 3x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3 और यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3। तो 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ गया? x बराबर 3 आ गया और दूसरा मूल क्या होगा? x बराबर 4/3, जो कि हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 80 है। तो 12 का प्राप्तांक कितना है? 12 का 80 है तो 12 × 96 960 और शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग औसत 75 है। तो शेष कितना बचा? 30 था टोटल और 12 का इसने 960 हो गया तो 18 का 75 है। ठीक, तो 18 × 75 कितना हो जाएगा? 1350। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 6 5 11 हंसले 1 9 3 12 1 13 2 2310 आएगा हमारा। तो अब ये क्या है? ये 2310 टोटल योग आ गया, लेकिन हम 30 विद्यार्थियों का औसत निकालेंगे 2310/30
तो आएगा 0 0 कटेगा और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो जो कि हमारा 77 आंसर हो जाएगा, ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है? बड़ी से बड़ी संख्या देगा तो ये मान के चलना एचसीएफ ही ज्ञात करना है, और छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो हमारा वहाँ एलसीएम ही निकालते हैं। एक ट्रिक है याद करने का, जिसमें 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है। तो 72 को डिवाइड करने पे 3 शेष आता, मतलब अगर 72 में से 3 घटा देंगे तो 69 जो है वो उस संख्या से डिवाइड होगा, और अगर 119 में से 4 को हटा देंगे तो हमारा 115 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड होगा। तो अब इन दोनों संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे, तो हमारा इसका एचसीएफ आ जाएगा पहले क्या 23 गुणे 3, और दूसरे का क्या होगा 23 गुणे 5, तो हमारा 23 दोनों कॉमन है, तो हमारा 23 एचसीएफ हो जाएगा, जो कि डी सही है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6300 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो 6300 दिया है, ऐसी संख्या ज्ञात करना कि हम इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको हम पहले गुणनखंड निकाल लेंगे इसका, तो हम ये 2 से डिवाइड करेंगे, 31 50 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 75, फिर हमारा जाएगा 5 से, 5 3 15 315, फिर 5 से, 5 6 30, 5 3 15, तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 9 63, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो यहाँ देखेंगे क्या कि जोड़ा बन रहा है कि नहीं, जिसका जोड़ा बनेगा वो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा 2 का भी जोड़ा बन रहा है, 5 का भी जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब अगर हमें 6300 में 7 से गुणा कर देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हमारा सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तालिका दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की एमफिल की प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या के आंकड़े दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, नीचे क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन नीचे ही होता है। 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या, 2020 में बिहार से चयनित छात्रों की संख्या कितनी है? 2020 बिहार 380, तो बिहार से कितना है? 380 है। ठीक, और दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या, दिए गए वर्षों में दिल्ली मतलब ये वाली संख्या, तो इसको हम पूरा को जोड़ लेंगे। कुल संख्या कितना हो जाएगा? 280 प्लस 320 प्लस 260 प्लस 400 प्लस 350 बराबर कितना हो जाएगा? 1610 आएगा। ठीक, अब परसेंटेज में निकालना है, तो 380 बटे 1610 क्या कह रहा है कि बिहार में चयनित छात्रों की संख्या दिल्ली की कुल संख्या से कितना परसेंट है? तो 1610 गुणे 100 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 161 भागे 3800 करेंगे तो हमारा 2 से जाएगा 322 आएगा, 58 0 उतारेंगे तो 23 दशमलव कुछ आएगा, तो हमारा जो कि है बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे क्लासेस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए ना भूलें। ओके, धन्यवाद।